हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय कोचिंग क्लासेस एएसएस कोचिंग सेंटर। तो आप लोगों का हमारा इस क्वेश्चन सीरीज में एक नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आप लोगों ने अगर पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं फिर आज एक निर्देश दे देता हूं कि आप लोगों को पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आंसर सुनना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है। तो हमारा BIS के अनुसार कॉपर कंडक्टर जो होता है उसका सबसे मिनिमम साइज जो होता है वो हमारा 1.5 स्क्वायर mm होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो कहा जाता है कि हमारा अर्थ पहले से किया हुआ है, तो उसमें हम अर्थ प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाएंगे। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन पहले से कह चुका है कि हमारा अर्थ किया हुआ है तो उसमें तो हम इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में है धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना। तो ये हम कर सकते हैं कि उसमें हमेशा हम पानी डालते रहेंगे और उसको गीला स्थिति बनाए रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो आगे का ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों होती है। इंग्लिश में वाई AC इज रिक्वायर्ड टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। तो एक अर्थ मापने के लिए अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर होता है, तो उसमें कहा जाता है कि हम AC का उपयोग क्यों करते हैं। तो उसमें हम AC का उपयोग करते हैं उसके इंटरफ्रेंस को कम करने के लिए। तो इसमें हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, जो कि है अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक EMF इंटरफ्रेंस, हिंदी में विद्युत अपघट्य विभव बल को हटाने के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 114 का, AC एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या होता है। तो इसमें हमको कहा गया है कि वोल्टेज ड्रॉप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने ओम्स नियम भी पढ़ा होगा जिसमें फॉर्मूला होता है V = IR। तो इसी से वोल्टेज ड्रॉप भी निकलता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्टेज ड्रॉप = IR। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 115 का। क्वेश्चन क्या कहता है, EI नियम के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा कि भार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक लाइट सर्किट होता है और एक पावर सर्किट होता है। ठीक है, तो हमारा लाइट सर्किट जो होता है उसमें अधिकतम भार हमारा 800 वाट होता है। ठीक है, और जो हमारा पावर सर्किट जो होता है उसमें हमारा अधिकतम भार 3000 वाट होता है। तो इसमें हमको क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि हमारा पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3000 वाट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। तो कहा जाता है कि जो हमारा मेन लाइन आता है तो उसमें हम अपना घर का जो लाइन लेते हैं वो हम किस जगह से जोड़ते हैं। तो आप देखे होंगे कि मेन पावर लाइन जो होता है वो हमारा गवर्नमेंट जो आके एनर्जी मीटर तक लाके सीमित रखती है, और इससे आगे का हम अपने घरों के लिए खुद से करते हैं। तो हमारा नियंत्रण कहाँ तक होता है, एनर्जी मीटर तक। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम हमारा जो आपूर्ति संयोजन जो करते हैं वो एनर्जी मीटर पे करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 117 का, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो आप देख सकते हैं सर्किट, इस सर्किट को आप अच्छे से देख लीजिएगा।
एग्जाम पे आएगा तो आप सर्किट देख सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट लैंप जो है, टेस्ट लैंप को हम दोनों पोल पे लगा के रखे हैं, फेज और न्यूट्रल पे। तो इससे हमारा क्या टेस्ट हो पा रहा है, हमारी पोलरिटी चेक कर पा रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में हम ऑप्शन ए पे ही देखते हैं, हमारा पोलरिटी टेस्ट ऑप्शन पे है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवता जांच। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 118 का, जिसमें कहता है घरेलू वायरिंग स्थापना के अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। तो कहा जाता है कि हमारा लीकेज जो करंट होता है उसका सबसे मिनिमम कितना होना चाहिए जिससे कि हमें खतरा ना हो। तो खतरा नहीं होने के लिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/5000 इंटू फुल लोड करंट धारा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप याद रखिएगा। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द डाइवर्सिटी फैक्टर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू मिनिमम एक्चुअल लोड बाय इंस्टॉल लोड। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चन में तो आप इसे सी टिक करके कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नए घरेलू वायरिंग की स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कहा जाता है कि हम जब नया वायरिंग करते हैं तो उस समय हम उसकी परीक्षण करने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं। तो उस समय हम मेगर का प्रयोग करते हैं उसके इंस्टॉलेशन को चेक करने के लिए। तो मेगर का इमेज आप देख सकते हैं साइड पे। तो मेगर पे क्या होता है कि इस जगह आप देख सकते हैं, यहाँ से हम रीडिंग नोट करते हैं। तो रीडिंग में क्या होता है, अगर हमारा इंस्टॉलेशन अगर ख़राब है तो वो हमें 0 की ओर संकेत करेगा, और अगर इंस्टॉलेशन हमारा सही है तो इन्फिनिटी की ओर संकेत करेगा। तो हम इस पे इंस्टॉलेशन को जोड़ते हैं और यहाँ से इस हैंडल को घुमाते हैं, तो इसी से हम चेक करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो फिर से एक फिगर दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं उसमें क्या कहता है हमको। तो इस बार आप इस फिगर को भी ध्यान से देखिएगा। तो इस फिगर में हमको क्या चेक कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा चेकिंग है। तो एक को हम लाइन पे दिए हुए हैं और दूसरा हमारा अर्थ पे है। तो इससे हमारा क्या चेक इन होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में कहता है ऑप्शन ए पोलरिटी चेक, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ध्रुवता चेक में तो हम एक को लाइन पे और दूसरे को न्यूट्रल पे देते। तो चलिए चलते हैं दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है चालकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में है इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, तो ये सही है। इसमें कहता है कि चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध का जांच करना। तो आप देख सकते हैं एक भूमि पे चेक कर रहे हैं और एक हम लाइन पे कर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। तो एक होता है नॉर्मल अर्थिंग और दूसरा होता है सिस्टम अर्थिंग। तो सिस्टम अर्थिंग वो बड़ा अर्थिंग होता है दोस्तों, जो हम जनरली सब स्टेशन सब में करते हैं। तो वो अर्थिंग किस प्रकार से होता है, तो उसमें हमारा पूरा सब स्टेशन इस टाइप से अर्थिंग किया हुआ रहता है रॉड प्रकार से। ठीक है, तो वो अर्थिंग हम सब स्टेशन में या बड़े बड़े अर्थिंग पे करते हैं। तो ये हमें पूछा गया है कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। तो हम विद्युत लेपन स्थापना के लिए तो करेंगे नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा दोस्तों, जनरेटिंग स्टेशन में जहाँ हम जनरेट करते हैं तो वहाँ पे हम सिस्टम अर्थिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाना है। तो आपको मैंने पहले भी फिगर दिखाया और फिर से मेगर का फिगर देख लीजिए, और उसमें मैंने बताया भी था कि इससे हम इंस्टॉलेशन चेक करते हैं। तो इंस्टॉलेशन चेक करते हैं, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है पोलरिटी टेस्ट, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 124 का, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलता है। तो इससे क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बोल रहा है कि हमारा वोल्टेज जो है वो कम है और मोटर धीमी गति से चल रहा है। तो इसका हमारा क्या कारण हो सकता है।
तो ऑप्शन ए में है न्यूट्रल लाइन में खुला परिपथ। तो अगर हमारा न्यूट्रल खुला रहेगा तो हमारा चलेगा ही नहीं, धीमी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर, कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट रहेगा, तो शॉर्ट सर्किट भी रहेगा तो दोस्तों लाइट रहेगा ही नहीं, पूरा गोल रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, तो ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारा लाइन के बीच में हाई वैल्यू का सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसके कारण से हमारा वोल्टेज कम हो चुका है और मोटर धीमी गति से चल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही क्वेश्चन है दोस्तों, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना है। तो मैंने पहले भी बताया कि सिस्टम अर्थिंग को सब स्टेशन सब में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सब स्टेशंस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से एक फिगर आ गया दोस्तों, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से ध्यान से। तो इसमें कहा जाता है पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है। ये फिगर दिया हुआ रहेगा दोस्तों, अब पूछेगा ये कौन सा नियम है, ये कौन सा विधि है। तो हमारा ऑप्शन में देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल ऑफ पोटेंशियल, विभव का पतन। तो इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईआई नियम के अनुसार उदासीन संयोजक में हार्मोनियम विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये जो हार्मोनियम विकृति है दोस्तों, ये हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, तो ये भी एक प्रकार का बाधा है। तो इसे हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसको कम करने के लिए दोस्तों हम अर्थिंग थ्रू इम्पीडेंस करेंगे, अर्थिंग पे इम्पीडेंस लगा के। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप याद रखिएगा, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को हम अर्थिंग थ्रू इम्पीडेंस से कम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 128 का। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। कहता है अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्पन्न का क्या कार्य है। जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है उसमें हमारा धारा उत्पन्नकर्मक का क्या कार्य है। तो हमारा उसमें दोस्तों क्या करता है कि हमारा चेंज डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलता है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों एक गुथे हुए कंडक्टर है जो कि हार्ड कंडक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी गलत बोल दिया, गुथे हुए कंडक्टर मतलब वो आजकल फ्लेक्सिबल कंडक्टर जो देखते हैं वो है, और ठोस मतलब हार्ड होता है। तो ठीक है, तो पूछा जाता है कि वो फ्लेक्सिबल केबल ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों फ्लेक्सिबल केबल का क्या फ़ायदा है वो आप भी जानते होंगे कि वो अधिक लचीलापन होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोर फ्लेक्सिबल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमको कहा जाता है कि पृथ्वी के हाउ टू अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोहरी अर्थिंग प्रदान करके। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोहरी अर्थिंग प्रदान करके। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 131 का। इसमें कहता है व्हाट इज द रीजन फॉर सप्लाई एसी टू द इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस। कहा जाता है कि पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है कि पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति कराने का क्या कारण है। तो एसी आपूर्ति क्यों किया जाता है दोस्तों, तो मैंने पहले भी एक बताया था कि उसका जो होता है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है प्रोवाइड इलेक्ट्रोलिक शील्ड, तो ये नहीं होगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है प्रोटेक्ट द कॉइल इन द मीटर, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। अगला है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट इन द मीटर, मीटर में धारा का मान कम करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो होता है इसमें एसी सप्लाई क्यों दिया जाता है कि इंटरफ्रेंस को कम करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ईएमएफ इंटरफ्रेंस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक का पैमाना शून्य पर स्थित नहीं है। ठीक है, कहा जाता है कि हम मेगर को उपयोग नहीं कर रहे फिर भी हमारा सूचक का पैमाना जो है वो शून्य पर स्थिर क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इट इज़ नॉट हैविंग ए कंट्रोलिंग टॉर्क। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 133 का। तो इसमें क्या कहता है कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेशियो ऑफ द करंट इन टू कॉइल्स, दो कुंडलियों में धारा का अनुपात। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, फिर से बताता हूँ, पृथ्वी के प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रेशियो ऑफ द करंट इन टू कॉइल्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है। कहा जाता है कि रेजिस्टेंस टेस्टर जो होता है वो हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है सेल्फ इंडक्शन, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी नहीं होगा। तो हमारा रेजिस्टेंस टेस्टर जो होता है वो फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग क्यों अलग है। फिर वही सिस्टम अर्थिंग वाला दोस्तों क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यह केवल मनुष्यों की रक्षा करता है, तो ये तो दोनों करता है, तो ये तो अलग नहीं है, तो इस नहीं होगा। अगला है इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल सर्किट फॉल्स, तो ये दोस्तों दोनों अर्थिंग करता है, तो ये भी अलग नहीं है। तीसरा है यह धारावाहक चालकों से संबंधित है, इट इज एसोसिएटेड विद करंट क्राइंग कंडक्टर, तो ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि ये हमारा इस टाइप से पूरा कंडक्टर बिछा हुआ रहता है सिस्टम अर्थिंग में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा कि सिस्टम अर्थिंग क्यों अलग है। तो ऑप्शन सी, यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 136 का। तो 136 में क्या कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मैं बगल पे एक फिगर दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारा पूछता है कि हमारा 20 मिली एम्पियर का धारा अगर किसी को पड़ता है तो उसको क्या प्रभाव होगा। तो इस फिगर से आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि अगर किसी को हमको 20 मिली एम्पियर से कम यानी कि 0 से 5 मिली एम्पियर तक का करंट लगता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और किसी को अगर 20 मिली एम्पियर करंट लग जाता है तो उसको पेनफुल झटका लगता है, मतलब दर्द होता है लेकिन वो मरता नहीं है। ठीक है, और किसी को अगर 50 मिली एम्पियर झटका लग जाए तो उसके दिल पर असर होता है और वो मर सकता है। ठीक है, और किसी को अगर 100 मिली एम्पियर 1000 मिली एम्पियर झटका लग जाए यानी 1 एम्पियर, तो वो 20 एडल्ट आदमी को मार सकता है, 20 एडल्ट आदमी का गेम बजा सकता है। तो इसीलिए संभल के दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 मिली एम्पियर धारा किसी को लगता है तो उसको क्या प्रभाव होगा। तो 20 मिली एम्पियर से मेरा क्या होगा, पेनफुल शॉक लगेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 137 का, जिसमें कहता है कि एमसीबी के किस विद्युत उपकरण को एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो एल श्रेणी का एमसीबी दोस्तों गीजर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गीजर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ता है। तो दोस्तों व्हाट इज द मेगर रीडिंग इन डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन, यानी कि कह रहा है कि हमारा अगर वायरिंग किए हैं उसका अगर इंस्टॉलेशन हमारा शॉर्ट है तो हमारा मेगर क्या पड़ेगा। तो हम आपको पहले भी दिखाए थे मेगर का फिगर, और उसमें हमारा 2 पैमाना होता है, आपको बताए थे कि एक तरफ 0 एक तरफ इन्फिनिटी। तो हमारा बताए थे अगर वायरिंग अगर हमारा शॉर्ट रहेगा तो वो हमारा 0 की ओर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारा वायरिंग इंस्टॉलेशन सही रहेगा तो वो इन्फिनिटी की ओर पड़ेगा। तो हमारा 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 मेगा ओम। तो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, व्हाट इज द मेगा रीडिंग इनटू डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन।
तो राइट आंसर इज 0 मेगा ओम। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एंड हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, हमारा क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है। तो आप फिगर देख रहे हैं दोस्तों, इसी टाइप से लग्स को क्रिम्प किया जाता है तार पे। तो वो क्यों किया जाता है, ताकि हमारा ढीला संयोजन ना हो। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में गिवन नेट अपने साफ सुथरा रूप देता है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। बी ऑप्शन है रिड्यूस लोड करंट, भार धारा कम करता है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। सी नंबर है अवॉइड लूज कनेक्शन, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं फिगर में, तो ये लगाया जाता है ताकि हमारा लूज कनेक्शन ना हो। तो इसको लक्स कहते हैं, देख सकते हैं आगे के भाग को। और इस लक्स को लगा के क्रिम्पिंग टूल के माध्यम से क्रिम्प किया जाता है। तो क्रिम्पिंग टूल आप नहीं देखे होंगे, तो क्रिम्पिंग टूल देख लीजिए। क्रिम्पिंग टूल का भी फिगर ये है, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों को अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोहरा के देख लीजिएगा और अच्छे से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम बहुत नज़दीक है। तो अच्छे से एक बार देख लीजिए और जाके एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। कल आते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।